वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम है भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ, पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों का अंकुरण किण्वन, स्थानापन्न पूरकता एवं भारत में विकसित कुछ पूरक आहार। ये पूरक आहार में ये जो निन और CFTRI विकसित करते हैं पूरक आहार, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए इस टॉपिक का पहला प्रश्न देखते हैं। भोजन पकाने के उद्देश्य हैं भोजन को सुपाच्य बनाना और विभिन्नता लाना, जीवाणुओं को नष्ट करना, प्रोटीन का जैविक मूल्य बढ़ाना, ट्रिप्सिन को निष्क्रिय करना, स्वाद बढ़ाने में सहायक भोजन संरक्षण एवं भोजन को आकर्षक बनाने में सहायक, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने के सिद्धांत हैं पौष्टिक तत्वों का ज्ञान व उनकी सुरक्षा, भोजन पकाने की सभी विधियों का ज्ञान और उपयोग, बचे हुए भोज्य पदार्थ का उपयोग एवं मौसमी चीज़ों का उपयोग, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की विधियां हैं जल द्वारा एवं चिकनाई द्वारा, वाष्प द्वारा, वायु द्वारा, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। ये तीनों ही भोजन पकाने की विभिन्न विधियां हैं। अगला प्रश्न है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधियों के प्रकार नहीं हैं उबालना, खदकाना, स्टीविंग, या फिर बेकिंग। इसका सही उत्तर है बेकिंग। उबालना, खदकाना या सिमरिंग और स्टीविंग, ये तीनों ही जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधियां हैं, लेकिन बेकिंग इसके जल के माध्यम से भोजन पकाने का प्रकार नहीं है। ये वायु द्वारा भोजन पकाने के प्रकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, उबालते समय पानी का तापक्रम होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 डिग्री सेल्सियस या फिर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, उबालने से भोज्य पदार्थ हो जाता है नरम, सुपाच्य, कठोर और ए बी दोनों। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। उबालने से भोजन नरम भी हो जाता है और सुपाच्य भी हो जाता है, आसानी से पचने योग्य भी हो जाता है। उबालने से पोषक तत्वों की हानि भी होती है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ये कथन सत्य है। खदकाना या सिमरिंग का तापक्रम है, यानी कि जो खदकाना या सिमरिंग की प्रक्रिया होती है वो कितने तापमान पर होती है। खदकाना का मतलब जैसे हम लोग हलवा जब पकाते हैं तो उसमें बुलबुले फूटते हैं, या फिर जब लेई बनाते हैं आटे की तो उसमें बुलबुले फूटते हैं, तो इस तरीके से जो चीज़ें बनती हैं उनको खदकाना कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसके विकल्प हैं 85 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 95 डिग्री सेल्सियस, या फिर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। 85 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस पर खदकाना या सिमरिंग की प्रक्रिया होती है, और इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो जाएगा। इतना जान लीजिए कि ये जो खदकाना और सिमरिंग है, जैसे हम लोग कहते हैं कि धीमी आंच पर पकाओ इसको, तो नहीं तो ये हलवा जल जाएगा या खीर जल जाएगी। तो ये वो खदकाने के उस समय जो तापक्रम होता है वो इतने डिग्री तापक्रम ही होता है, तो इसी तापक्रम पर खदकाना या सिमरिंग की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थ को पकाते समय पानी का तापक्रम उबलने के ताप से कम होने के कारण पानी के बुलबुले ऊपरी सतह तक पहुँचते पहुँचते फूट जाते हैं। यह क्रिया खदकाना कहलाती है, जैसे हलवा या खीर पकाना। यह कथन है, अभी मैंने खदकाने के बारे में बताया था, तो वहीं पे ये इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। भोज्य पदार्थ को पकाते समय पानी का तापक्रम उबलने के ताप से थोड़ा सा कम होता है और इस कारण से पानी के बुलबुले ऊपरी सतह तक पहुँचते पहुँचते फूट जाते हैं। यही क्रिया खदकाना कहलाती है। ये कथन सत्य है या फिर असत्य? ये कथन सत्य है।
अगला प्रश्न है, स्टीविंग धीमे धीमे आंच पर धीरे धीरे पकाना का तापक्रम है। यानी जब खाद्य पदार्थ को धीमे धीमे आंच पर पकाया जाता है तो उस समय जो आंच का तापक्रम होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 डिग्री सेल्सियस या फिर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है 90 डिग्री सेल्सियस या फिर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, चिकनाई द्वारा भोजन को कितने प्रकार से पकाया जाता है? गहरी चिकनाई, उथली चिकनाई, शुष्क विधि या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। यानी जब हम चिकनाई द्वारा भोजन पकाते हैं तो गहरी, उथली और शुष्क विधि, इन तीनों विधि से ही चिकनाई द्वारा भोजन पकाते हैं। ये चिकनाई द्वारा भोजन पकाने के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, चिकनाई द्वारा भोजन पकाने की उथली विधि का अन्य नाम है। यानी जो चिकनाई द्वारा भोजन पकाया जाता है उसके जो प्रकारों में एक प्रकार है उथली विधि, उसको हम और किन किन नामों से जानते हैं? शैलो या इंग्लिश फ्राई विधि, फ्रेंच फ्राई विधि, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है शैलो या इंग्लिश फ्राई विधि। अगला प्रश्न है, चिकनाई द्वारा भोजन पकाने की गहरी विधि के अन्य नाम हैं? डीप फ्राई या फ्रेंच फ्राई विधि, शैलो फ्राई, ए बी दोनों या फिर सभी? इसका सही उत्तर है डीप फ्राई या फ्रेंच फ्राई विधि। वायु द्वारा पकाने की विधियों के प्रकार हैं? भूनना, पकाना, भट्ठी या तंदूर में, या फिर कढ़ाई में भूनना या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। ये भूनना, पकाना, कढ़ाई में भूनना, ये यानी कि रोस्टिंग, बेकिंग, पैन रोस्टिंग, ये तीनों ही वायु द्वारा पकाने की विधियों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, भूनना या रोस्टिंग के प्रकार हैं? प्रत्यक्ष भूनना, अप्रत्यक्ष भूनना, पैन रोस्टिंग या फिर ए और बी दोनों? इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। प्रत्यक्ष भूनना और अप्रत्यक्ष भूनना ये रोस्टिंग के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, रोटी, बैंगन भूनना, भुट्टा भूनना आदि किसके अंतर्गत आता है? प्रत्यक्ष भूनना, अप्रत्यक्ष भूनना, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष भूनना के अंतर्गत ये आते हैं। भूजा, मूंगफली, पॉपकॉर्न आदि किसके अंतर्गत भूना जाता है? प्रत्यक्ष भूनना, अप्रत्यक्ष भूनना, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से भूनना, क्योंकि ये आंच के सीधे संपर्क में नहीं भूना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष भूनना के अंतर्गत वस्तु को सीधे आग के संपर्क में लाया जाता है। जैसे रोटी, अप्रत्यक्ष भूनना के अंतर्गत वस्तु को भूनते समय किसी माध्यम को चुना जाता है, जैसे बालू या रेत। ये कथन है सत्य या फिर असत्य, या ए और बी दोनों? इसका सही उत्तर है सत्य कथन है ये। अगला प्रश्न है, भट्ठी या तंदूर के अंतर्गत भूनने के अंतर्गत ईंट चूने की भट्ठी का प्रयोग किया जाता है और बिजली की भट्ठी ओवन का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें वस्तु को पकाने के लिए गर्म वायु का प्रयोग किया जाता है। ये कथन है। और ग्रिलिंग में ग्रिल में फंसाकर भोज्य पदार्थ पकाया जाता है, ये कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, वाष्प द्वारा भोजन पकाने को कितने भागों में बांटा गया है? प्रत्यक्ष भाप द्वारा, अप्रत्यक्ष भाप द्वारा, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष भाप द्वारा पकाने की विधि के अंतर्गत खाद्य पदार्थ को भाप के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से लाते हैं। नीचे कोई बर्तन रखा जाता है पानी से भरकर, ऊपर कोई कपड़ा छलनी बांध दिया जाता है, नीचे की भाप से खाद्य पदार्थ पक जाता है। ये कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष भाप के द्वारा भोजन पकाते समय वस्तुओं को सीधे भाप के संपर्क में लाए बिना पकाया जाता है, जैसे एक ही कुकर में दाल या टिफिन में चावल पकाना। ये कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य? इसका सही उत्तर है ये कथन सत्य है। इडली, फराळ, ढोकला आदि किस विधि से बनाया जाता है? प्रत्यक्ष भाप द्वारा, अप्रत्यक्ष भाप द्वारा, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष भाप द्वारा। अगला प्रश्न है, दो विधियों को
एक साथ उपयोग करने को कहा जाता है। यानी भोजन पकाने की किन्हीं दो विधियों को अगर हम एक साथ प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है। जैसे हमको अगर मान लो क्या कहते हैं, कटहल का पकौड़ा बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कटहल को उबालते हैं। भोजन की एक पहली विधि का प्रयोग किया, फिर हम क्या करते हैं, उसको बेसन में लगा करके तलते हैं। फिर हमने यहाँ पे वो चिकनाई द्वारा भोजन पकाने की विधि का प्रयोग किया। तो दो विधियाँ एक साथ हो गई और इन दोनों विधियों को जब हम एक साथ प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेजिंग। क्या कहते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा से भोजन पकाया जाता है, इसके लिए विशेष बर्तन आते हैं, इसे क्या कहते हैं। सोलर कुकिंग, पोचिंग, ए बी दोनों कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सोलर कुकिंग। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की इस विधि में पानी को गर्म करते हैं, कच्चे अंडे को फोड़कर उसमें डाल दिया जाता है जिससे प्रोटीन तुरंत जम जाता है, बाद में उसे चम्मच से निकाल लिया जाता है। प्रायः प्रोटीन जगत की चीज़ों को इसमें इस विधि द्वारा पकाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, पोचिंग, ब्रेजिंग, ब्लांचिंग या फिर सभी। इसका सही उत्तर है पोचिंग। अगला प्रश्न है, कटहल के पकोड़े एवं केले के कोफ्ते में प्रयोग की गई पाक विधि है सिमरिंग, उबालना, ब्रेजिंग या फिर सभी। इसका सही उत्तर है ब्रेजिंग। यानी कि हमने कटहल के पकौड़े बनाते समय या फिर केले के कोफ्ते बनाते समय दो विधियों का एक साथ प्रयोग किया और दो विधियों को एक साथ प्रयोग करने को ब्रेजिंग कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे ये सही है। भोजन पकाते समय इमली या नींबू के रस के प्रयोग से विटामिनों के संरक्षण में सहायता मिलती है। कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य। इसका सही उत्तर है ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों को संरक्षित करना कहलाता है पाश्चुरीकरण, संरक्षीकरण, ब्लांचिंग या फिर सभी। इसका सही उत्तर है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग की क्रिया कितने तापक्रम पर की जाती है, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 112 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इसका सही उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, ब्लांचिंग में उबालते समय जल में फल व सब्जी को कितनी देर तक रखा जाता है। इसका सही उत्तर है इसका 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 1 से 3 मिनट। इसका सही उत्तर है 1 से 3 मिनट। ब्लांचिंग से नहीं होता, फलों व सब्जियों में उपस्थित जीवाणुओं का नाश हो जाता है। फलों व सब्जियों में उपस्थित एंजाइम्स का नाश नहीं होता। ब्लांचिंग से फलों व सब्जियों के रंग, रूप, रचना, स्वाद आदि में परिवर्तन नहीं होता तथा प्राकृतिक सुगंध में वृद्धि हो जाती है, फिर स्वाद ताज़ा रहता है। तो ये पहला ब्लांचिंग से होता है, तीसरा और चौथा। ये बी वाला जो है, फलों और सब्जियों में उपस्थित एंजाइम्स का नाश नहीं होता, इसका ये उत्तर सही है। जीवाणुओं का नाश हो जाता है पहली बात तो। दूसरा, सब्जियों के रंग, रूप आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्राकृतिक सुगंध बनी रहती है, स्वाद ताज़ा रहता है। क्या नहीं होता, फलों और सब्जियों में उपस्थित एंजाइम का नाश नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए, भोजन पकाने की विधियों को मैंने यहाँ पे एक लाइन में, एक नज़र में देखने के लिए रूपरेखा बना दी है, इसको आप लोग देख लो। भोजन पकाने की विधियाँ ये 3 प्रकार की हैं, जल द्वारा पकाना, चिकनाई द्वारा पकाना और वायु द्वारा पकाना। जल द्वारा पकाने के अंतर्गत उबालना आता है, खदकाना और धीमी आंच पर पकाना आता है। और चिकनाई द्वारा पकाने पर उथली विधि आती है, गहरी विधि, शुष्क विधि। वायु द्वारा पकाने में भूनना आता है, भट्टी या तंदूर में पकाना यानी बेकिंग आता है, फिर पैन रोस्टिंग आता है, तीसरा है, और एक है भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा पकाने में प्रत्यक्ष भाप द्वारा और अप्रत्यक्ष भाप द्वारा पकाना। तो ये एक नज़र में आपने देख लिया होगा कि भोजन पकाने की विधियाँ कितनी हैं। 4 विधियाँ हैं, जल द्वारा पकाना, चिकनाई द्वारा, वायु द्वारा पकाना और भाप द्वारा पकाना। जल द्वारा, चिकनाई द्वारा, वायु द्वारा और भाप द्वारा पकाना, इन सब के ये सब प्रकार हैं। आगे देखिए हम, आगे अगला प्रश्न है, पाक क्रिया के दौरान पौष्टिक तत्व नष्ट होने के कारण है, बार बार गर्म करना, खुले बर्तन में पकाना, अधिक पकाने से सभी। इसका उत्तर है सभी। पाक क्रिया के दौरान इन तीनों चीज़ों से ही पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अगर हम बार बार भोजन पकाएंगे तब,
और खुले बर्तन में पकाएंगे और बहुत ज़्यादा भोजन को पका दिया तब भी। अगला प्रश्न है, पैरा बॉयलिंग का मुख्य कारण है। पैरा बॉयलिंग शब्द आप लोग जानते होंगे, इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध पकाना, यानी कि आधा पकाना, पूरी तरीके से भोज्य पदार्थ को ना पकाना। ये हम क्यों करते हैं? पोषक तत्वों को बचाने के लिए, पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए, पोषक तत्वों को नष्ट करने के लिए, फिर सभी। इसका सही उत्तर है पोषक तत्वों को बचाने के लिए हम पैरा बॉयलिंग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट पद्धति के द्वारा भोजन के पोषक तत्वों में सुधार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। कॉम्बिनेशन, पूरकता, फर्मेंटेशन, या फिर जो इसको खमीरीकरण कहते हैं वो, या फिर इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण संवर्धन, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का संवर्धन। विशेष पद्धतियों के द्वारा अगर हम भोजन के पोषक तत्वों में सुधार करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनरिचमेंट कहते हैं। इनरिचमेंट यानी कि भोजन संवर्धन के अंतर्गत आते हैं क्या क्या? संयोजन यानी कि पूरकता, अंकुरण, किण्वन या खमीर उठाना, इसी को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। इन तीनों विधियों के द्वारा ही भोजन के पोषक तत्वों में सुधार होता है और पोषक तत्व इनरिचमेंट हो जाते हैं, यानी कि उनमें पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सभी पौष्टिक तत्वों का सेवन करने के लिए विभिन्न भोजन समूहों से भोज्य पदार्थों का संयोजन अपने भोजन में शामिल करना, जैसे खिचड़ी, ढोकला, मिस्सी रोटी आदि संयोजन पूरकता कहलाता है। ये कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सत्य कथन। ये कथन सत्य है। जैसे हम विभिन्न पौष्टिक तत्वों से थोड़ा थोड़ा भोजन ले करके हम एक विशिष्ट भोजन बनाते हैं, जिससे सभी खाद्य वर्गों के पोषक तत्व एक ही भोजन से मिल जाता है, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन यानी पूरकता। जैसे दाल में अलग अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और उसमें अनाज में अलग पाए जाते हैं, उन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन करके खिचड़ी बना दी तो वो ज़्यादा पौष्टिक हो जाती है। उसी प्रकार से मिस्सी रोटी, विभिन्न प्रकार के अनाजों के आटा को एक साथ मिला करके एक रोटी बना दी, इसको मिस्सी रोटी कहते हैं, तो वो ज़्यादा पौष्टिक हो जाती है। तो इसलिए ये कथन कैसा है? सत्य कथन है ये। अगला प्रश्न है, अंकुरीकरण के द्वारा अनाजों और दालों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं तथा ये अधिक पौष्टिक बन जाते हैं। ये कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सत्य कथन। ये कथन सत्य है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। जैसे सन 2021 की टीजीटी में आया था खदकाना या सिमरिंग का तापक्रम है, तो वैसे ही ये पूरा पढ़ने पर आपको भोजन पकाने की विधियों से संबंधित और उसके बाद भोजन संवर्धन से संबंधित और CFTRI और निन के द्वारा जितने भी भोजन तैयार किए जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपके पेपर में तो आपको उसका उत्तर पता होगा, अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे सही से। तो अगला प्रश्न है, अंकुरीकरण केवल साबुत अनाजों एवं साबुत दालों में ही किया जा सकता है। सत्य कथन है, असत्य, आंशिक सत्य, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ये कथन सत्य है। अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं नमी व आर्द्रता, तापमान, ऑक्सीजन, सभी। ये तीनों ही परिस्थितियां अंकुरण के लिए जरूरी हैं। नमी आर्द्रता होगी तो वो जो जिसका अंकुरण करना है जिस अनाज का वो फूलेगा। तापमान उचित रहेगा तो उसके अंदर अंकुरण फूटेगा और ऑक्सीजन मिलेगा तो ही जो अंकुर निकला है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये तीनों ही चीज़ें अंकुरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगला प्रश्न है, अंकुरण के लिए आवश्यक नमी 7 से 10% है। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? इसका सही उत्तर है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 60 डिग्री से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना तापमान जब होता है तो अंकुरण सही प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है, अंकुरण की पहली अवस्था,
अंकुरण की पहली अवस्था भिगोना है, परंतु द्वितीय अवस्था है भिगोना, कुल्ले फूटना, ए बी दोनों कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कुल्ले फूटना, यानी जब अंकुर फूटता है उसी को कुल्ले फूटना कहते हैं। और ये प्रक्रिया कब होती है? भिगोने के 10-12 घंटे बाद। अनाजों व दालों में कौन से हानिकारक तत्व मौजूद रहते हैं? टैनिन, फाइटेट, ए बी दोनों कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। अंकुरण के लाभ हैं। अंकुरण के क्या क्या लाभ होते हैं? ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंजाइम्स की क्रियाशीलता घट जाती है, प्रोटीन का जैविक मूल्य बढ़ जाता है, कब्ज में लाभदायक होता है, या फिर सही? इसका सही उत्तर है सभी। अंकुरण में प्रति 100 ग्राम चने में 24 घंटे में विटामिन सी की मात्रा कितनी बढ़ जाती है? 24.3 mg, 195 mg, 113 mg या फिर 344 mg? इसका सही उत्तर है 195 mg। अगला प्रश्न है, अंकुरण से किस पौष्टिक तत्व की मात्रा सर्वाधिक बढ़ती है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही उत्तर है विटामिन सी। अंकुरण के द्वारा बीजों के कौन से हानिकारक तत्व घट जाते हैं? फाइटेट, टैनिन, लौह लवण या फिर ए और बी दोनों? ए और बी दोनों। फाइटेट भी घट जाता है और टैनिन भी। ये दोनों ही विषैले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और लेकिन अंकुरण के द्वारा ये दोनों ही तत्व घट जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेथी के दानों को अंकुरित करके क्या कम किया जा सकता है? कड़ापन, कड़वापन, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है कड़वापन। कड़वापन हम कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अणुजीवों या एंजाइम। कुछ लोग सोच रहे होंगे कड़ापन भी कम होता है, वो तो भिगोने के बाद साधारण सी बात है कि कड़ापन तो कम होगा ही, लेकिन यहाँ पे मेन मोटिव क्या था पूछने का कि उसका मेथी, सारे अनाज जितनी भी चीज़ें भिगोएंगे सभी नरम पड़ जाती हैं, वो तो सब में समान प्रोसेस है, लेकिन विशेष क्या था इसमें? कड़वापन कम हो जाता है, इसलिए इसका यही उत्तर सही है। ए और बी दोनों यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है, और ऐसे ही आते भी हैं प्रश्न, तो यहाँ पे कड़वापन इसका सही उत्तर है। अणुजीवों या एंजाइम द्वारा वायु रहित परिस्थितियों में जटिल कार्बनिक पदार्थों का धीरे धीरे अपघटन होकर सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? अंकुरीकरण, खमीरीकरण, किण्वन या फिर बी और सी दोनों? इसका सही उत्तर है बी, सी दोनों। खमीरीकरण या फिर किण्वन ये दोनों एक ही नाम है, इसलिए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा 2, ये डी वाला। बी और सी दोनों इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, ईस्ट की यानी खमीर की वृद्धि के लिए उचित तापमान 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है। खमीरीकरण के लिए उपयुक्त पीएच मान क्या है? 4 से 6 के बीच होना चाहिए, 10 से 12 या फिर 6 से 7? इसका सही उत्तर है 4 से 6 के बीच पीएच मान इसका होना चाहिए, और होता भी है। खमीरीकरण से भोज्य पदार्थों में बढ़ जाती है बी कॉम्प्लेक्स, जैविक मूल्य, सुपाच्यता या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। खमीरीकरण से ये तीनों ही चीज़ें बढ़ जाती हैं। इडली, डोसा, ढोकला, डबल रोटी बनाई जाती है कैसे? अंकुरीकरण से, फोर्टिफिकेशन से, पाश्चुरीकरण से, किण्वन या खमीरीकरण से? इसका सही उत्तर है किण्वन या खमीरीकरण से। अगला प्रश्न है, सोया सॉस, दूध से दही, शराब बनाई जाती है किससे? फोर्टिफिकेशन से या फिर फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन यानी खमीरीकरण से। ईस्ट मुख्य स्रोत है किसका? बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन सी का, विटामिन ए का या फिर सभी का? इसका सही उत्तर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ईस्ट मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी में उपस्थित ईस्ट पहले किसका उपयोग करता है? प्रोटीन का, शर्करा, वसा या फिर सभी? इसका सही उत्तर है शर्करा का। अगला प्रश्न है, ईस्ट डबल रोटी में स्टार्च का परिवर्तन करता है डेक्सट्रीन का, माल्टोज का, ग्लूकोज का, फिर सभी का? इसका सही उत्तर है सभी का। इडली को बनाने के लिए घोल को खमीरीकृत किया जाता है 2 घंटे, 12 से 18 घंटे, 3 से 5 घंटे या फिर सभी? इसका सही उत्तर है 12 से 18 घंटे। डोसा बनाने के लिए घोल में चावल और उड़द का अनुपात होता है 1:2, 2:1 या फिर 4:1 से 6:1? इसका सही उत्तर है 4:1 से लेकर के 6:1। अगला प्रश्न है, इडली बनाने के लिए घोल में चावल व उड़द की दाल का अनुपात होता है
1:2, 2:1, 4:1 या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 2:1, यानी कि चावल 2 भाग रहेगा और 1 भाग उड़द की दाल रहेगी। ढोकला बनता है चावल व उड़द के मिश्रण से, चावल व चने की दाल के मिश्रण से, चावल व मसूर के मिश्रण से या फिर सभी। इसका सही उत्तर है चावल व चने के दाल के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी बनाते समय आटे में घोलकर मिलाया जाने वाला ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। का सही उत्तर यही है। अगला प्रश्न है, स्थानापन्न से अभिप्राय है कि एक पौष्टिक तत्व प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ के स्थान पर दूसरा भोज्य पदार्थ प्रयोग में लाना। जैसे मांस प्रोटीन के स्थान पर दाल प्रोटीन का प्रयोग, दूध के स्थान पर मट्ठे का प्रयोग, विटामिन ए प्राप्त करने के लिए अंडे के स्थान पर गाजर का प्रयोग करना। ये कथन है सत्य, असत्य या फिर आंशिक सत्य। इसका सही उत्तर है ये कथन सत्य है। स्थानापन्न का मतलब है कि अगर कोई पदार्थ नहीं मौजूद है पौष्टिक तत्व, उसकी जगह पर उस पौष्टिक तत्व से संबंधित दूसरा भोज्य पदार्थ ग्रहण करना। जैसे बहुत लोग शाकाहारी होते हैं, बहुत लोग मांसाहारी होते हैं, मगर मांस की प्रोटीन नहीं लेना चाहते हैं तो वो उसकी जगह पर दाल की प्रोटीन ले लेते हैं। बादाम नहीं खा सकते हैं तो मूंगफली खा लेते हैं। इसी को स्थानापन्न कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बादाम के स्थान पर मूंगफली का सेवन किसका उदाहरण है? खमीरीकरण, पूरकता, स्थानापन्न या फिर सभी। इसका सही उत्तर है स्थानापन्न। और मछली का तेल नहीं ग्रहण कर सकते हैं, मछली नहीं खा सकते हैं तो या विटामिन ए से प्राप्त करने के लिए गाजर खा लें। या फिर कोई चीज़ महंगी है, वही चीज़ें अगर किसी सस्ती वही पोषक तत्व अगर किसी सस्ती चीज़ में प्राप्त हो रहा है तो उसको ग्रहण कर लें इसी को। यानी कि एक भोज्य पदार्थ के बदले में दूसरा भोज्य पदार्थ ग्रहण करना उसी पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए जो पहले में मौजूद था, इसी को स्थानापन्न कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो भोज्य पदार्थों के मिश्रित उपयोग से एक भोज्य पदार्थ की कमी को दूसरे से पूरा करके आहार की पौष्टिकता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे दाल, चावल, खिचड़ी आदि। इसे ही पूरकता कहा जाता है। ये कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सत्य कथन है ये। अगला प्रश्न है, फोर्टिफिकेशन दृढ़ बनाना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है तथा अनुपस्थित पोषक तत्वों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ये कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सत्य कथन है ये। जैसे आटे में ये कार्बोहाइड्रेट पहले से मौजूद होता है, लेकिन उसमें हम अगर कैल्शियम मिला दें, विटामिन डी और अन्य प्रकार के विटामिन अगर उसमें मिला दें तो वो आटा फोर्टिफाइड हो जाता है। जैसे इस समय तेल फोर्टिफाइड होकर आ रहा है, नमक फोर्टिफाइड होकर आ रहा है। नमक में सोडियम की मात्रा तो रहती है लेकिन उसमें आयोडीन मिला दे रहे हैं, उसमें लौह तत्व आयरन मिला दे रहे हैं, तो इसी को ही फोर्टिफिकेशन कहते हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों को दृढ़ व संपन्न बनाने का उद्देश्य है प्राकृतिक स्तर को बनाए रखने के साथ साथ पौष्टिक स्तर को बढ़ाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ साथ स्थानापन्न भोज्य पदार्थों का पौष्टिक स्तर बढ़ाना, भोज्य पदार्थों को स्वयं में पर्याप्त बनाने के लिए या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। ये तीनों ही चीज़ें, तीनों ही लाभ, तीनों ही उद्देश्य खाद्य पदार्थों को दृढ़ और संपन्न बनाने के लिए हैं, बनाने के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन किन पदार्थों का फोर्टिफिकेशन होता है? चावल, आटा, ब्रेड, अनाजों से निर्मित नाश्ते का, नमक, वसा एवं दूध का या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। चावल, आटा, ब्रेड में विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व अलग से मिलाए जाते हैं, अनाजों से निर्मित नाश्तों में मिलाए जाते हैं, नमक और तेल और दूध में मिलाया जाता है। तो जैसे नमक मैंने अभी बताया कि अगर आयोडीन मिला दिया तो फोर्टिफिकेशन हो गया, वसा में विटामिन डी मिला दिया वो फोर्टिफिकेशन हो गया, दूध में कैल्शियम या और अन्य विटामिन मिला दिए तो वो भी फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है, विटामिन व लौह लवण की परत चढ़ाकर ऊपर से पानी प्रतिरोधी व
कैल्शियम फास्फेट की दूसरी परत चढ़ाई जाती है अनाज में, गेहूं में, फल में या फिर चावल में? इसका सही उत्तर है चावल। चावल में विटामिन और लौह लवण की परत चढ़ा दी जाती है और उसमें पानी प्रतिरोधी यानी पानी से धुलने पर वो बाहर नहीं निकलेगा, और कैल्शियम फास्फेट की दूसरी परत चढ़ा दी जाती है। इसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ये जो आंगनबाड़ी में चावल मिलता है गर्भवती धात्रियों को, तो वो फोर्टिफिकेशन वाला चावल ही मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा मटमैला या गंदा नज़र आता है, लेकिन वो फोर्टिफाइड चावल होता है। अगला प्रश्न है, नमक में आयोडीन मिलाना है, फर्मेंटेशन, फोर्टिफिकेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर सभी? इसका सही उत्तर है फोर्टिफिकेशन। अधिकतर देशों में दूध को किससे फोर्टिफाइड किया जाता है? विटामिन ए से, बी से, सी से, डी से? इसका सही उत्तर विटामिन डी से। भारत में तैयार इन्फेंट मिल्क फूड में मिलाया जाता है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, ई, लौह लवण या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। यानी जो बच्चों को पिलाने के लिए जो फार्मूला मिल्क आता है, वो जो पाउडर बना वाला दूध होता है, उसमें विटामिन ए, विटामिन B6, सी, ई, लौह लवण ये सभी मिलाए जाते हैं। मार्गरीन का उपयोग किया जाता है डालडे के स्थान पर, घी के स्थान पर, मक्खन के स्थान पर या फिर सभी? इसका सही उत्तर है मक्खन के स्थान पर। ये जो रेस्टोरेंट वगैरह में और ये शादी ब्याह पार्टी में जो ये रोटी के ऊपर और ये बटर लगाया जाता है, तो वो बटर नहीं होता है, वो मार्गरीन होता है। इतनी वो सारा उसका जो गुण होता है वो मक्खन वाला ही रहता है, और उसकी जो सुगंध होती है वो भी उसमें डाल दी जाती है, तो वो मक्खन जैसा ही लगता है, लेकिन वो मक्खन नहीं होता है, और इसको मार्गरीन कहते हैं। तो ये हानिकारक भी नहीं होता है, और सभी पोषक तत्व जो बटर में मौजूद होते हैं वो इसमें मिल जाते हैं, तो इस वजह से। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में बटर प्रयोग नहीं किया जाता है। जब उसका उत्पादन कम होता है तो इतनी ज़्यादा मात्रा में जब उसका उपयोग हो रहा है तो बटर के स्थान पर मार्गरीन का उपयोग कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, फलों के रस व डिब्बा बंद फलों को फोर्टिफाइड किया जाता है विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से, सभी से? इसका सही उत्तर है विटामिन सी से। 1 kg नमक में कितने मिलीग्राम आयोडीन मिलाया जाता है? 40 ग्राम, 60 ग्राम, 80 mg या फिर सभी? 40 mg, 60 mg, 80 mg? इसका सही उत्तर है 80 mg। अगला प्रश्न है, दालों व फलियों में मिथियोनिन मिलाने से उसका PER प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो बढ़ाया जा सकता है कितना? 50 से 100%, 60 से 80, 40 से 90% या फिर सभी? इसका सही उत्तर है 50 से 100%। इसका वो PER प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो बढ़ाया जा सकता है, यानी कि दालों में प्रोटीन तो पाई ही जाती है, उसकी प्रोटीन प्राप्ति का जो रेशियो है वो 50 से 100% बढ़ जाता है अगर उसमें मिथियोनिन मिला दिया जाता है तो। अगला प्रश्न है, मांस प्रोटीन की जगह दाल प्रोटीन या मार्गरीन का मक्खन की जगह प्रयोग करना कहलाएगा? पूरकता, स्थानापन्न, फोर्टिफिकेशन या फिर सभी? इसका सही उत्तर है स्थानापन्न। एक खाद्य पदार्थ के स्थान पर दूसरा खाद्य पदार्थ प्रयोग करना स्थानापन्न कहलाता है। अगला प्रश्न है, अनाजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लाइसिन, मिथियोनिन, AB दोनों? कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मिथियोनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, और दालों में लाइसिन पाई जाती है। तो वहाँ पे भी देखिए, इसके पीछे आप लोगों ने प्रश्न देखा था कि मिथियोनिन अगर दाल में मिला दें तो उसका PER कितना बढ़ जाता है? 50 से 100%, यानी कि दालों में लाइसिन तो उपस्थित ही है, और अगर उसमें मिथियोनिन भी मिला देंगे तो उसका प्रोटीन रेशियो बढ़ जाएगा 50 से 100% तक। तो अनाजों में प्रचुर मात्रा में मिथियोनिन पाया जाता है, और दालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लाइसिन एमिनो एसिड। तो इसका सही उत्तर है, लाइसिन को ही एमिनो एसिड कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर लाइसिन सही है, लेकिन यहाँ पे AB दोनों दिया है तो इसका सही उत्तर यहाँ पे AB दोनों माना जाएगा। लाइसिन ही एमिनो एसिड है,
ये दोनों, इसका उत्तर यहाँ पे सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, दाल चावल की खिचड़ी बनाना कहलाता है स्थानापन्न, पूरकता, फोर्टिफिकेशन या फिर सभी? इसका सही उत्तर है पूरकता। भारत में विकसित पूरक आहार है भारतीय बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ एमपीएफ, माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ, पूरक भोज्य पदार्थ एवं बाल आहार या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। ये तीनों ही आहार भारत में विकसित हैं। ये तीनों ही पूरक आहार भारत में विभिन्न संस्थाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे निन और सीएफटीआरआई द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ यानी कि मल्टीपर्पज फूड तैयार किया जाता है किनके द्वारा? सीएफटीआरआई मैसूर द्वारा, निन द्वारा, एएचएससीडब्ल्यू द्वारा या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सीएफटीआरआई द्वारा। भारतीय बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ यानी कि एमपीएफ तैयार किया जाता है सीएफटीआरआई द्वारा। अगला प्रश्न है, सीएफटीआरआई सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, एएसएचसीडब्ल्यू तमिलनाडु, निन मैसूर? इसका सही उत्तर है मैसूर में। सीएफटीआरआई का कार्यालय कहाँ है? मैसूर में। अगला प्रश्न है, एमपीएफ में कम वसा युक्त मूंगफली के आटे और गुलाबी चने के आटे का मिश्रण का अनुपात होता है 25:75, 75:25, 80:25 या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है 75:25। एमपीएफ जो कि सीएफटीआरआई मैसूर द्वारा तैयार किया जाता है, उसमें ये एमपीएफ का मतलब ये जो बच्चों को पूरक आहार दिया जाता है, जैसे दलिया खिचड़ी अब बच्चों को खिलाया जाता है, उसी प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों पर या विभिन्न बालवाड़ी केंद्रों पर ये आहार बच्चों को पूरक आहार प्रदान किए जाते हैं, तो उसी को एमपीएफ कहते हैं। और उस आहार को तैयार करता है सीएफटीआरआई। तो उस अपने जो आहार तैयार करता है बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ, उसमें मिलाता क्या क्या? उसमें मूंगफली का आटा मिलाता है और गुलाबी चने का आटा मिलाता है। तो ये इसका अनुपात कितना होता है उस पूरक आहार में? 75 भाग रहता है मूंगफली के आटे का और 25 भाग रहता है गुलाबी चने के आटे का। अगला प्रश्न है, एमपीएफ में प्रोटीन की मात्रा होती है 40%, 41%, 42 या फिर 44? इसका सही उत्तर है 42%। एमपीएफ की कितनी मात्रा देने पर बच्चे को 10 ग्राम प्रोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम एवं राइबोफ्लेविन की लगभग दैनिक आवश्यकता की आधी मात्रा प्राप्त हो जाती है? यानी जो एमपीएफ पूरक आहार है, उसकी कितनी मात्रा हम दें तो बच्चे को 10 ग्राम प्रोटीन और विटामिन ए, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन की लगभग दैनिक आवश्यकता जो है उसकी आधी मात्रा प्राप्त हो जाती है? 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम या फिर सभी? इसका सही उत्तर है 25 ग्राम। अगला प्रश्न है, माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ विकसित किया किसने? माल्ट मतलब जौ, इसको गांव में गोजई कहते हैं, जौ। जौ के द्वारा भी पूरक आहार बनाया जाता है, जिसको कौन बनाता है? सीएफटीआरआई के द्वारा, निन के द्वारा, एबी के द्वारा या फिर कोई नहीं? एबी द्वारा मतलब सीएफटीआरआई और निन दोनों के द्वारा तैयार किया जाता है, या फिर केवल सीएफटीआरआई द्वारा या फिर केवल निन द्वारा? तो इसका सही उत्तर है सीएफटीआरआई द्वारा तो माल्टयुक्त भोज्य पदार्थ विकसित किया जाता है। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की हो, या फिर कोई भी परीक्षा हो होम साइंस से संबंधित। अगला प्रश्न है, पूरक भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? सीएफटीआरआई ने, निन ने, एबी दोनों ने, कोई नहीं? इसका सही उत्तर है निन ने पूरक भोज्य पदार्थ विकसित किया। अगला प्रश्न है, माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ में प्रोटीन 28% होती है। माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ में माल्ट 40 भाग, वसा युक्त मूंगफली का आटा 40 भाग, भुने चने का आटा 20 भाग होता है। यह कथन है सत्य या फिर असत्य? इसका सही उत्तर है ये कथन सत्य है। ये जो माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ सीएफटीआरआई द्वारा तैयार किया जाता है, उसमें
प्रोटीन 28% होती है और वो किससे बना होता है? 40 भाग 100 में से 40 भाग उसका जौ का आटा रहता है, 40 भाग उसका वसा युक्त मूंगफली का आटा रहता है और 20 भाग गुलाबी चने का आटा रहता है। इसलिए ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, बाल आहार भी CFTRI मैसूर द्वारा विकसित आहार है। इसमें करीब 20% प्रोटीन मिलती है। इस आहार में विटामिन व कैल्शियम से भरपूर गेहूं का आटे का 70 भाग, मूंगफली के आटे का 20 भाग, गुलाबी चने के आटे का 10 भाग मिश्रित होता है। कथन है सत्य या फिर असत्य? इसका सही उत्तर ये कथन सत्य है। एक तो CFTRI द्वारा MPF तैयार किया गया बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ और दूसरा आहार बाल आहार भी विकसित किया गया, ये भी CFTRI द्वारा बनाया गया, जिसमें 20% प्रोटीन मिलती है, जिसमें 70 भाग गेहूं का आटा, 20 भाग मूंगफली का आटा और 10 भाग गुलाबी चने का आटा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ, माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ और बाल आहार, ये तीनों ही आहार किसके द्वारा बनाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे तीनों आपके डाउट क्लियर हो गए। भारतीय बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ, माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ और बाल आहार, ये तीनों ही किसके द्वारा बनाए जाते हैं? CFTRI द्वारा बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न द्वारा बनाए गए पूरक भोज्य पदार्थ से 12.5% प्रोटीन प्राप्त होती है और AHSCW श्री अविनाश लिंगम होम साइंस कॉलेज फॉर वुमेन के द्वारा तैयार पूरक भोज्य पदार्थ से प्रोटीन प्राप्त होती है कितनी? 13%, 13.5%, 14% या फिर 14.5%? इसका सही उत्तर है 14.5 यानी कि 14.5%। अगला प्रश्न देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है तथा अनुपस्थित पोषक तत्वों को उसमें सम्मिलित किया जाता है, इनरिचमेंट, फोर्टिफिकेशन, फर्मेंटेशन या फिर सभी? इसका सही उत्तर है इसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सन 1947 में फिलीपींस में किसके द्वारा यह बताया गया कि सफ़ेद चावलों को थायमीन के द्वारा दृढ़ बनाने से बेरी नामक रोग को कम किया जा सकता है? नोवेक ने, सेल्सीडो ने, मेलोडी ने, सभी ने? इसका सही उत्तर है सेल्सीडो ने। सेल्सीडो ने ही 1947 में सबसे पहले ये बताया कि अगर सफ़ेद चावलों को थायमीन के द्वारा हम फोर्टिफाइड कर दें तो बेरी नामक रोग को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आटे का फोर्टिफिकेशन किया जाता है विटामिन से, खनिज लवण से, ए बी दोनों से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी कि आटे को विटामिन से भी और खनिज लवण दोनों से ही फोर्टिफाइड किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1968 को किस विटामिन को आटे के पाउडर के रूप में मिलाया गया? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को या फिर विटामिन डी को? इसका सही उत्तर है विटामिन डी को। विटामिन डी को आटे के पाउडर के रूप में मिलाया गया खाद्य पदार्थों में। अगला प्रश्न है, ब्रेड के फोर्टिफिकेशन में मिलाया जाता है थायमिन व विटामिन डी, नियासिन व लौह लवण, राइबोफ्लेविन व कैल्शियम या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। ब्रेड के फोर्टिफिकेशन में ये तीनों ही चीज़ें मिलाई जाती हैं, थायमिन और विटामिन डी, नियासिन लौह लवण और राइबोफ्लेविन व कैल्शियम, जिससे ब्रेड बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि कवक ना लगे जल्दी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कैल्शियम प्रोपानोमेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड। इसको मिलाया जाता है डबल रोटी में ताकि कवक जल्दी से ना लगे। अगला प्रश्न है, दूध का पाश्चुरीकरण 2 प्रकार के तापमानों पर किया जाता है। पहला 62.8 डिग्री सेल्सियस यानी कि 143 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर दूध को 30 मिनट तक रखा जाता है, उसके बाद ठंडा कर लिया जाता है। दूसरा
72 डिग्री सेल्सियस यानी कि 162 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर दूध को 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। ये कथन है सत्य या फिर असत्य? इसका सही उत्तर है सत्य कथन है ये, क्योंकि दूध का पाश्चुरीकरण यानी कि दूध ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहे, फटे ना, तो उसके लिए उसका पाश्चुरीकरण किया जाता है और ये 2 प्रकार के तापमान पर किया जाता है, एक 62.8 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा 72 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसलिए ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण के समय किस तापक्रम को HTST यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड के नाम से जाना जाता है? 62.8 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस या फिर AB दोनों? इसका सही उत्तर है 72 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 72 डिग्री सेल्सियस पर शॉर्ट टाइम यानी कम समय 15 सेकंड के लिए रखा जाता है, इसलिए इसका ये उत्तर सही है। इसी को हाई टेम्परेचर यानी 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, उसके बाद फिर 15 सेकंड के अंदर उसको 15 सेकंड के लिए रखा जाता है, उसको तेज़ी से ठंडा कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, फलों व सब्जियों को संरक्षित यानी कि जीवाणु मुक्त करना कहलाता है पाश्चुरीकरण, संरक्षीकरण या फिर ब्लांचिंग या सभी? इसका सही उत्तर है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग से संबंधित और भी प्रश्न हैं, लेकिन मुझे लगता है ये प्रश्न मैंने आगे क्वेश्चन में ऐड कर दिए थे, कि फिर से देख लीजिए आप इसको। ब्लांचिंग की क्रिया कितने तापमान पर की जाती है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 112 डिग्री सेल्सियस? का सही उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ब्लांचिंग में कितनी देर तक फल और सब्जी उबलते जल में रखा जाता है? 1 से 3 मिनट के लिए। ब्लांचिंग से नहीं होता है, फलों और सब्जियों में उपस्थित एंजाइम का नाश नहीं होता है। और अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस, हाँ ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला पीछे नहीं हुआ है। 50 डिग्री सेल्सियस पर ईस्ट खमीर नष्ट होने लगती है, 60 डिग्री सेल्सियस पर ईस्ट पूर्णतया नष्ट हो जाती है, परंतु 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट ईस्ट की वृद्धि के लिए उचित तापमान है। ये कथन कैसा है, सत्य या फिर असत्य या आंशिक सत्य? इसका सही उत्तर है ये सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, अधिकतर देशों में दूध को फोर्टिफाइड किया जाता है विटामिन ए से, ई से, डी से, विटामिन के से? इसका सही उत्तर है विटामिन डी से। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपके सभी प्रकार के पेपर, चाहे वो TGT हो, PGT हो, LT ग्रेड हो या फिर GIC का हो या फिर हरियाणा में कोई पेपर हो, राजस्थान में हो, तो ये सारे प्रश्न इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके आप लोग नोट्स बना लीजिए। जो चीज़ इसमें ना समझ में आई हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी या फिर अगली वीडियो लाऊँगी तो उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। और आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा है तो मेरा उत्साहवर्धन के लिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं कहती तो नहीं हूँ मतलब वीडियो में सब, मैं पहली बार इसमें कह रही हूँ, मुझे थोड़ा संकोच लगता है कहने में इस तरीके से वीडियो में कि मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक करिए। अगर अच्छा लगेगा तो लोग खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा और लाभ पहुँचेगा उनको। तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आप वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ये वीडियो की श्रृंखला, प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। वीडियो की नहीं, प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।